नमस्कार, कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज में आपका स्वागत है। आज तारीख है 10 फरवरी 2026। पिछले 48 घंटों में देश की अदालतों से कुछ ऐसी कहानियां सामने आई हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर रही हैं। एक तरफ जहां कानून आम आदमी को और ताकतवर बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ कानून के रखवाले ही खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल, आज हम कुछ ऐसी ही खबरों की गहराई में उतरेंगे। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या हुआ, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसका मतलब क्या है। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणियों से लेकर हाई कोर्ट के कुछ चौंकाने वाले फैसलों तक, इन सब में हमारे और आपके लिए क्या छिपा है, चलिए पता लगाते हैं। तो चलिए शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से न्याय की उम्मीद की जाती है, अदालत के परिसर से। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में एक वकील पर हुए कथित हमले की खबर ने सबको सकते में डाल दिया है, और इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का रिएक्शन भी बहुत तेज था। हाँ, सीजेआई ने इसे सीधे सीधे गुंडाराज कहा और ये भी कहा कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, कोर्ट के अंदर हिंसा होना सिर्फ एक मारपीट की घटना नहीं है, ये न्याय के पूरे सिस्टम पर एक हमला है। ये वो जगह है जहाँ लोग अपनी सुरक्षा के लिए आते हैं। अगर वही वकील सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी क्या उम्मीद करेगा? सही बात है। क्या ये कोई अकेली घटना है या हम इसे किसी बड़े पैटर्न का हिस्सा मान सकते हैं? अदालतों में सुरक्षा को लेकर तो पहले भी सवाल उठते रहे हैं और ये घटना उसी चिंता को और गहरा करती है। ये दिखाती है कि हमारे कोर्ट परिसरों में सुरक्षा के इंतजाम शायद उतने मजबूत नहीं है जितने होने चाहिए। सीजेआई का तुरंत दखल देना एक जरूरी संदेश भेजता है कि न्यायपालिका अपनी चारदीवारी के भीतर की अराजकता को लेकर अब बहुत गंभीर है। ये सिर्फ एक वकील की सुरक्षा का नहीं, बल्कि न्याय के मंदिर की गरिमा का सवाल है। बिल्कुल। और गरिमा की बात हुई है तो सुप्रीम कोर्ट में एक और असाधारण तस्वीर देखने को मिली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद एक मामले में बहस करने पहुंच गई। ये तो बहुत ही दुर्लभ है। हाँ, बहुत दुर्लभ। कोई मुख्यमंत्री ऐसा क्यों करेगा? क्या उन्हें अपने वकीलों पर भरोसा नहीं था या इसके पीछे कोई राजनीतिक संदेश छिपा है? ये एक शानदार सवाल है। देखिए, कानूनी तौर पर तो कोई भी अपना केस खुद लड़ सकता है, लेकिन एक पदासीन मुख्यमंत्री का ऐसा करना लगभग अनसुना है। मामला बंगाल में चल रही SEIR प्रक्रिया से जुड़ा है। अच्छा। उन्होंने कोर्ट में कहा कि वो एक आम नागरिक के तौर पर आई हैं, लेकिन जाहिर है जब एक मुख्यमंत्री कोर्ट में खड़ा होता है तो वो सिर्फ एक आम नागरिक नहीं होता। ये SEIR प्रक्रिया है क्या, अगर आसान भाषा में समझाएं तो? आसान भाषा में कहें तो ये वोटर लिस्ट को फिर से जांचने और अपडेट करने का एक खास अभियान है। विवाद इसलिए है क्योंकि विपक्ष का आरोप है कि इस प्रक्रिया का इस्तेमाल खास समुदायों के वोटरों के नाम हटाने के लिए किया जा रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि ये सिर्फ लिस्ट को साफ सुथरा बनाने की एक सामान्य प्रक्रिया है। ममता बनर्जी का खुद कोर्ट में आना इस मामले को राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट बना देता है। मतलब ये कानूनी लड़ाई के साथ साथ एक राजनीतिक संदेश देने की भी कोशिश है। बिल्कुल, कि वो इस मुद्दे को लेकर कितनी गंभीर है। समझ गया। मतलब कानून और राजनीति का एक सीधा टकराव। अब एक ऐसे मुद्दे पर आते हैं जो शायद हर उस इंसान से जुड़ा है जिसके पास स्मार्टफोन और बैंक अकाउंट है, ऑनलाइन फ्रॉड। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तल्ख टिप्पणी की है। तल्ख से भी ज्यादा। कोर्ट ने इसे डिजिटल डकैती कहा है। ये शब्द इस्तेमाल करना दिखाता है कि कोर्ट इसे कितनी गंभीरता से ले रहा है। उन्होंने साफ कहा कि बैंक ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते कि ग्राहक की गलती थी। ग्राहकों का पैसा सुरक्षित रखना बैंकों की जिम्मेदारी है। और कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक SOP बनाने के लिए कहा है। ये SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ये होता क्या है? क्या ये कोई नया कानून है? नहीं, ये कानून नहीं है, बल्कि एक तरह की रूल बुक है। इसमें साफ साफ लिखा होगा कि अगर किसी ग्राहक के साथ ऑनलाइन फ्रॉड होता है तो बैंक को 1 घंटे के अंदर क्या करना है, 24 घंटे के अंदर कौन सा कदम उठाना है और पुलिस को कैसे और कब सूचित करना है। अच्छा, तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि बैंकों की मनमानी खत्म होगी और हर ग्राहक को, चाहे वो किसी भी शहर में हो, एक जैसी और तेज सर्विस मिलेगी। अभी क्या होता है, कोई बैंक तुरंत एक्शन लेता है, कोई हफ्तों तक दौड़ाता रहता है। SOP इस चीज को खत्म कर देगा। ये तो आम लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। और अधिकारों की बात चल ही रही है तो सुप्रीम कोर्ट से 2 और बड़े दिलचस्प फैसले आए हैं जो सीधे सीधे व्यक्तिगत आजादी से जुड़े हुए हैं। एक तो घर खरीदारों के हक में है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। अब तक एक तर्क ये दिया जाता था कि अगर आपने कोई फ्लैट खरीद कर उसे किराए पर दे दिया तो आप उसका व्यावसायिक इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए आप उपभोक्ता नहीं हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया। अच्छा, कोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपनी आजीविका के लिए एकाध प्रॉपर्टी किराए पर देता है तो भी उसके अधिकार एक उपभोक्ता वाले ही रहेंगे। मतलब उसे बिल्डर के खिलाफ उपभोक्ता कानून के तहत पूरी सुरक्षा मिलेगी। बिल्कुल, ये रियल एस्टेट सेक्टर में घर खरीदारों के हाथ और मजबूत करता है। और दूसरा फैसला तो और भी संवेदनशील है, एक नाबालिग को 30 हफ्ते की गर्भावस्था को समाप्त करने की इजाजत देना। हमारे कानून में तो इसकी एक सीमा तय है, फिर ये कैसे हुआ? बिल्कुल, भारत का MTP एक्ट मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट खास परिस्थितियों में 24 हफ्ते तक की सीमा देता है। 30 हफ्ते बहुत ज्यादा है और ऐसे मामलों में कोर्ट बहुत असाधारण परिस्थितियों में ही इजाजत देता है। इस केस में कोर्ट ने नाबालिग की शारीरिक और मानसिक स्थिति को प्राथमिकता दी। ये फैसला एक महिला की अपनी देह पर अधिकार, जिसे हम रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी कहते हैं, उस सिद्धांत को और मजबूत करता है। ये दिखाता है कि कानून की किताबों से ज्यादा जरूरी इंसान की जिंदगी और उसकी भलाई है। सुप्रीम कोर्ट की ये सारी खबरें कहीं ना कहीं व्यवस्था को जवाबदेह बनाने और व्यक्ति के अधिकारों को बढ़ाने की दिशा में दिखती हैं। इसी से जुड़ा उन्नाव मामले में कुलदीप सेंगर की अपील पर भी कोर्ट ने जल्दी सुनवाई का निर्देश दिया है। ये दिलचस्प है क्योंकि आमतौर पर अपील की तारीखें मिलने में महीनों, कभी-कभी साल लग जाते हैं। इस मामले में कोर्ट का जल्द सुनवाई का निर्देश देना एक सिग्नल है। ये सिर्फ सेंगर का केस नहीं है, बल्कि कोर्ट शायद बाकी हाई प्रोफाइल मामलों को भी संदेश दे रहा है कि न्याय में देरी पर अब जनता और मीडिया की नजर है और इसे और टाला नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की ये कोशिशें तो ठीक हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कभी-कभी बहुत अलग होती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक ऐसा ही मामला सामने आया है जो दिखाता है कि न्याय मिलने में कभी-कभी एक पूरी जिंदगी लग जाती है। ये कहानी दिल दहला देने वाली है। एक 100 साल के व्यक्ति को हत्या के एक मामले में 42 साल बाद बरी किया गया। आप सोचिए, जब उन पर आरोप लगा था तब वो 58 साल के थे। उनकी पूरी जिंदगी इस केस के साए में गुजर गई। इस एक कहानी में हमारे जस्टिस सिस्टम की पूरी सच्चाई छुपी है, अच्छी भी और बुरी भी। एक तरफ 42 साल तक एक अपील का लंबित रहना हमारे सिस्टम पर एक बदनुमा दाग है, लेकिन दूसरी तरफ 100 साल की उम्र में भी न्याय का मिलना ये दिखाता है कि उम्मीद की एक किरण हमेशा बाकी रहती है। बिल्कुल, ये देर है अंधेर नहीं वाली कहावत को सच साबित करता है, लेकिन ये सवाल भी खड़ा करता है कि इस देरी के लिए कौन जिम्मेदार है? उन 42 सालों का हिसाब कौन देगा? और इसी के ठीक उलट एक और हाईकोर्ट ने जवाबदेही तय करने में जरा भी देरी नहीं की। आप झारखंड हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं, जहां एक छात्र को अवैध हिरासत में रखने पर कोर्ट ने सीनियर पुलिस अधिकारियों के फोन ही जब्त करने का आदेश दे दिया। हाँ, और ये रूल ऑफ लॉ यानी कानून के राज का एक बेहतरीन उदाहरण है। कोर्ट का संदेश बहुत साफ था, कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे आप कितने भी बड़े अधिकारी क्यों न हो। जब पुलिस अधिकारियों ने छात्र को कोर्ट में पेश करने में आनाकानी की तो कोर्ट ने ये सख्त कदम उठाया। ये आम नागरिक को भरोसा दिलाता है कि अगर उसके मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो अदालतें चुप नहीं बैठेंगी। हाईकोर्ट से कुछ ऐसे फैसले भी आए हैं जो हमारे सामाजिक ताने बाने पर टिप्पणी करते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का एक फैसला कि अगर पत्नी बिना किसी ठोस वजह के पति का घर छोड़ देती है तो वो गुजारा भत्ते की हकदार नहीं होगी। ये एक बहुत ही बारीक लाइन है जिस पर कोर्ट चल रहा है। कानून में ये प्रावधान पहले से है, लेकिन कोर्ट ने इसे फिर से दोहराया है। चुनौती ये है कि ठोस वजह क्या है, इसे साबित करना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल। और क्या ये फैसला उन महिलाओं के लिए एक हथियार नहीं बन सकता जिनके पास ससुराल में हो रहे मानसिक उत्पीड़न का कोई कागजी सबूत नहीं होता? वो अगर अपनी मानसिक शांति के लिए घर छोड़ दें तो गुजारा भत्ता भी गया। आपने बहुत अहम मुद्दा उठाया है। यही इन फैसलों की जटिलता है। हर केस अपने आप में अलग होता है, इसीलिए कलकत्ता हाईकोर्ट की एक टिप्पणी बहुत मायने रखती है। दहेज उत्पीड़न के एक मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा, हम अपनी बेटियों की विश्व कप जीत का जश्न तो मनाते हैं, हाँ, वो तो हम सब करते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए सच्ची बराबरी अभी भी बहुत दूर है। ये दिखाता है कि अदालतें सिर्फ कानून के अक्षर नहीं देखती, वो समाज की आत्मा को भी समझती हैं। चलिए अब थोड़ा मनोरंजन जगत की ओर चलते हैं, जहां कानूनी दांवपेच भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। ऐसा लग रहा है कि आजकल हर बड़ी फिल्म के साथ एक कोर्ट केस जुड़ा होता है। ये अब एक ट्रेंड बन गया है। हम यहाँ 4 अलग अलग मामले देख रहे हैं, लेकिन अगर हम 2 को आमने सामने रखकर देखें तो कॉपीराइट और सेंसरशिप की लड़ाई साफ दिखती है। एक तरफ अक्षय कुमार की हेराफेरी 3 है और दूसरी तरफ मनोज बाजपेयी की घूसखोर पंडित। हेराफेरी 3 का मामला क्या है?
ये तो एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी है। और विवाद भी फ्रेंचाइजी अधिकारों को लेकर ही है। आसान भाषा में समझें तो सवाल ये है कि इस फिल्म सीरीज का नाम और उसके किरदारों को इस्तेमाल करने का असली हक किसके पास है, पुराने प्रोड्यूसर के पास या नए के पास। ये मामला बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की एक क्लासिक लड़ाई है, जहां पैसा और ब्रांड वैल्यू दांव पर लगे हैं। और घूसखोर पंडित का विवाद तो टाइटल को लेकर है। हाँ, यहाँ लड़ाई पैसे की नहीं, भावनाओं की है। एक समुदाय का आरोप है कि फिल्म का टाइटल उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। तो अब अदालत को ये तय करना है कि एक कलाकार की रचनात्मक स्वतंत्रता मतलब क्रिएटिव फ्रीडम की सीमा कहाँ खत्म होती है और कहाँ सामाजिक संवेदनशीलता की जिम्मेदारी शुरू होती है। ये दोनों मामले दिखाते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में कानूनी लड़ाइयाँ कितनी अलग अलग तरह की हो सकती हैं। और इसी बीच अभिनेता राजपाल यादव को एक पुराने चेक बाउंस मामले में सरेंडर करना पड़ा। ये मामला एक सीधी और सख्त नजीर पेश करता है। ये याद दिलाता है कि वित्तीय लेन देन कोई मजाक नहीं है। कानून की नजर में आप एक सेलिब्रिटी हैं या आम इंसान, इससे फर्क नहीं पड़ता। चेक बाउंस एक गंभीर अपराध है और उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। यानी मनोरंजन की दुनिया के पीछे कानून की एक अपनी ही पटकथा चल रही है। लेकिन अब एक ऐसी खबर पर आते हैं जो कानूनी दुनिया से ही है पर बेहद दुखद है। पंजाब में एक लॉ स्टूडेंट की हत्या। ये एक भयावह और दिल दुखाने वाली घटना है। एक लॉ स्टूडेंट जो भविष्य में कानून का रखवाला बनने वाला था, उसकी उसी के क्लासमेट ने गोली मारकर हत्या कर दी और फिर खुद भी जान दे दी। ये घटना हमारे शिक्षण संस्थानों, खासकर लॉ कॉलेजों के माहौल पर बहुत बड़े और गंभीर सवाल खड़े करती है। क्या मतलब, आप किस तरह के सवालों की बात कर रहे हैं? हम अक्सर एकेडमिक दबाव, कंपटीशन की बात करते हैं। ये घटना हमें छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य, कैंपस में सुरक्षा और सबसे बढ़कर जिस पेशे की वो पढ़ाई करने, उसके तनाव को झेलने की उनकी क्षमता के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। जहां कानून की पढ़ाई होती है, वहीं कानून को इस तरह हाथ में ले लेना एक बहुत बड़ी त्रासदी है। इसी अंधेरे के बीच एक उम्मीद की बहुत तेज रोशनी भी दिखाई दी है। केरल से थान्या नाथन की कहानी। ये वाकई एक असाधारण और ऐतिहासिक उपलब्धि है। थान्या नाथन केरल की पहली पूरी तरह से दृष्टिबाधित महिला जज बनी है। आप कल्पना कीजिए, वो इंसान जो दुनिया को देख नहीं सकता, वो अब न्याय की कुर्सी पर बैठकर सबूतों और दलीलों के आधार पर सच और झूठ के बीच फर्क करेगा। ये तो अविश्वसनीय है। थान्या नाथन की जीत नहीं है, ये हमारी न्यायपालिका को और ज्यादा समावेशी यानी इंक्लूसिव बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। ये कहानी उन लाखों लोगों को प्रेरणा देगी जो किसी न किसी चुनौती का सामना कर रहे हैं। तो आज हमने देखा कि पिछले 2 दिनों में अदालतों ने कैसे आम आदमी के डिजिटल अधिकारों से लेकर व्यवस्था की पुलिसिंग तक और एक 100 साल के बुजुर्ग के 42 साल के इंतजार से लेकर एक दृष्टिबाधित महिला के जज बनने तक जीवन के हर पहलू को छुआ है। बिल्कुल, एक तरफ व्यक्तिगत अधिकारों का दायरा बढ़ रहा है, लोग ज्यादा जागरूक हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ व्यवस्था के भीतर की चुनौतियां, चाहे वो कोर्ट में हिंसा हो या न्याय में देरी, वो भी खुलकर सामने आ रही हैं। और आज की इस बातचीत को खत्म करने के लिए एक सवाल यहीं से उठता है। एक तरफ हमारे पास थान्या नाथन जैसी कहानी है जो न्याय के मंदिर में उम्मीद और समावेश की रोशनी जलाती है, वहीं दूसरी तरफ 30 हजारी कोर्ट में वकील पर हमला और पंजाब लॉ कॉलेज की हिंसा जैसी घटनाएं हैं जो इसी पेशे के स्याह और हिंसक पक्ष को उजागर करती हैं। ये दोनों बिल्कुल विपरीत तस्वीरें आज भारत की कानूनी पेशे की असली हालत के बारे में क्या कहती हैं। इसी सवाल के साथ कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज की आज की ये कड़ी यहीं समाप्त होती है। नमस्कार।